क्या आपको पता है कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? इंटरनेट का इन्वेंशन कैसे हुआ? इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट कैसे शुरू हुए थे? सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री क्या है? अगर आपको ये सब नहीं पता तो इस बुक से आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आज आप देख रहे हैं वो कई सारे जीनियस, हैकर्स और गीक्स के कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। और उनके इनोवेशंस इसीलिए सक्सीड हो पाए क्योंकि उन्होंने मिलकर के काम किया। उन्हें ऐसा नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिला जहां वो फ्री होकर के अपने आइडिया शेयर कर सके और उन्हें रियलिटी में बदल सके। अगर हम बात करें कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर किसी एक आदमी ने नहीं बनाया। ये एक ऐसा इनोवेशन है जो कई सारे इनोवेशंस पर बेस्ड है। चार्ल्स बाबेज अपने टाइम से कहीं ज्यादा आगे की सोचते थे। वो एक जनरल पर्पस का एनालिटिकल इंजन बनाना चाहते थे जिसे किसी भी टाइप के टास्क के लिए प्रोग्राम किया जा सके। लेकिन ये 100 साल पहले की बात है। 1837 में तब तक वैक्यूम ट्यूब्स नहीं होती थी और ना ही कोई ट्रांजिस्टर या माइक्रोचिप्स। चार्ल्स बाबेज का एनालिटिकल इंजन ड्रीम कभी भी रियलिटी नहीं बन पाया और वो बेचारे गरीबी में ही मर गए। लाइट बल्ब या टेलीफोन की तरह कंप्यूटर बनाने का क्रेडिट कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं ले सकता है। डिजिटल रेवोल्यूशन टीम वर्क से ही आया। ये इनोवेटर्स, जीनियस, गीक्स और हैकर्स लोग थे जिन्होंने मिलकर के एक साथ काम किया। इनोवेशंस तब हुई जब इसके बीज यानी कि इसके सीड्स सही जगह पर पड़े। 1940 में टाइमिंग एकदम सही थी। वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी। मिलिट्री ने कॉर्पोरेशंस और यूनिवर्सिटीज को कुछ नए टेक्नोलॉजिकल आइडियाज के लिए फंड दिया जो कि वॉर में काम आ सके। जॉन मॉचली और प्रेस्पर एचकेट को एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने के लिए रिक्रूट किया गया जो मिसाइल ट्रेजेक्टरीज डिटरमाइन कर सके। मॉचली बड़े ही गजब के विजनरी थे, जबकि एचकेट एक प्रैक्टिकल इंजीनियर थे। तो दोनों की पार्टनरशिप बड़ी कमाल की थी। डिजिटल रेवोल्यूशन के दौरान उनकी जैसी कई सारी जोड़ियों ने कई सारे अमेजिंग इनोवेशंस किए, जैसे कि एचपी के बिल हेवलेट और डेव पैकर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और पॉल एलन, और एप्पल के स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़निक। तो अगर आप बात करें एनिएक की यानी कि ENIAC इस कंप्यूटर की, तो 1945 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ। ये एक सेकंड में 5000 एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था और पावर सोर्स के लिए इसको 17,468 यानी कि 17,468 वैक्यूम ट्यूब्स की जरूरत पड़ती थी। ये एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट जितना बड़ा था। एनिएक को ऑपरेट करने के लिए पूरी टीम चाहिए होती थी, लेकिन जो भी हो, ये उस टाइम का ना सबसे बेस्ट कंप्यूटर था। कई इनोवेटर्स के सक्सेसफुल ना होने का बहुत बड़ा रीजन उनका लैक ऑफ कोलैबोरेशन भी था। कई जीनियस लोगों के पास ग्रेट आइडियाज थे, लेकिन उनकी कोई टीम नहीं थी, इसीलिए वो अकेले रह गए और इसी वजह से उन्हें पता ही नहीं चल पाता था कि उनके काम में क्या मिसिंग है। सक्सेसफुल इनोवेशंस हमेशा क्रिएटिव एनवायरनमेंट से ही आए, जैसे बेल लैब्स, इंटेल आदि। मॉडर्न कंप्यूटिंग में 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है डिजिटल, सेकंड बाइनरी, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक और फोर्थ है जनरल पर्पस। तो ये मशीन चार्ल्स बाबेज ने क्रिएट की थी। हरमन हॉलरिथ और हॉवार्ड एकेन को मॉडर्न कंसीडर नहीं किया जा सकता। एनिएक फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और डिजिटल है। इसे कनेक्टिंग केबल्स के थ्रू किसी भी टास्क के लिए प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। पूरे 10 सालों तक एनिएक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। तो ये तो रही कंप्यूटर। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। एनिएक और इसकी इम्प्रूव्ड वर्जन्स एडवाक और यूनिवाक काफी बड़े थे और काफी बड़ी, डेलिकेट और एक्सपेंसिव वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे। ये इतने ज्यादा कॉस्टली थे कि बस कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और मिलिट्री ही उन मशीनों को यूज कर सकती थी। डिजिटल एज की शुरुआत 1947 में तब हुई जब बेल लैब्स के 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के एक ट्रांजिस्टर बनाया। वॉल्टर ब्रिटेन एक इंजीनियर थे और जॉन बार्डिन एक क्वांटम थ्योरिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर के काम किया और कंप्यूटर के सोर्स ऑफ पावर के लिए वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करने में सक्सेसफुल रहे। एक बैंड पेपर क्लिप, गोल्ड फॉइल की स्ट्रिप्स और एक सेमी कंडक्टर की मदद से वे इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई करने में कामयाब रहे। इस सेटअप को अगर सही तरीके से मैनिपुलेट किया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा सकता था और इससे स्विच ऑन एंड ऑफ भी किया जा सकता था। और इस तरीके से उन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया। सिर्फ टीम वर्क ही नहीं बल्कि राइट एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिससे कि अमेजिंग इनोवेशंस पॉसिबल हुए जो कि हम आज देख रहे हैं। उन्होंने मिलकर के बेल लैब्स में काम किया जहां उन्हें एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिला और जहां डिफरेंट फील्ड्स के लोग आपस में मिलकर के एक टीम की तरह काम करते थे। बेल लैब्स में थ्योरिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स ने एक साथ में कई अमेजिंग इनोवेशंस किए। डिजिटल रेवोल्यूशन का यही ट्रेंड है कि इनोवेशंस कभी भी अकेले नहीं किए जाते।
इसके पीछे हमेशा एक टीम का हाथ होता है जो एक दूसरे से अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। बेल लैब्स भी जेरोक्स, पार्क, इंटेल या एप्पल जैसा ही है, जहां अलग अलग फील्ड के टैलेंटेड लोग साथ में जुड़ते हैं और उनका ऑफिस भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होता है जिससे एम्प्लॉयज को इजीली कोलैबोरेट होने का चांस मिलता है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है और सल्फर वीक कंडक्टर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है जिसे मैनिपुलेट करना आसान है। अगर सिलिकॉन को थोड़े से बोरोन के साथ मिला दिया जाए तो इससे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होकर के मूव करने लगते हैं, इसीलिए सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। बेल लैब्स ने ट्रांजिस्टर को पेटेंट किया जिससे कि वो बाकी कंपनीज को लाइसेंस दे सके। इनमें से टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी एक कंपनी थी। इसके वाइस प्रेसिडेंट पैट हगेटी ट्रांजिस्टर को लेकर के बड़े एंथुजियास्टिक थे। 1952 में उन्होंने केमिकल रिसर्चर गार्डोन टील को इसका बेटर वर्जन बनाने के लिए हायर किया। पैट हगेटी स्टीव जॉब्स की तरह ही एक बहुत ही ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर थे। 1954 में मिलिट्री ने $16 पर पीस के हिसाब से ट्रांजिस्टर खरीदे। हगेटी ने टील और उसकी टीम को ऐसे ट्रांजिस्टर बनाने को बोला जिसे $3 प्राइस के हिसाब से बेच सके। वैसे ये रेट बहुत ही कम थी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। हगेटी को ट्रांजिस्टर की मदद से छोटे पॉकेट रेडियो बनाने का आइडिया भी आया। स्टीव जॉब्स की तरह ही हगेटी भी अपने इंजीनियर्स से इम्पॉसिबल काम करवा लेते थे और जॉब्स की तरह ही उनमें ये एबिलिटी भी थी कि उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि लोगों को क्या चाहिए। और इस तरीके से टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने एक पॉकेट साइज रेडियो रेजेंसी RT1 निकाला और इसका प्राइस था $49.95। ये 4 ट्रांजिस्टर पर चलता था, रेड, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। 4 कलर्स में ही अवेलेबल था। रेजेंसी RT1 की वजह से सारी कंट्री को पता चल गया कि ट्रांजिस्टर क्या चीज है। एक ही साल के अंदर 1 लाख पॉकेट रेडियो बिके और इसकी रिलीज के साथ ही एल्विस प्रिस्ले का सिंगल एल्बम दैट्स ऑल राइट भी रिलीज हुआ था। अब यंग जनरेशन अपने पेरेंट्स से छुप करके बेसमेंट में ये रिबेलियस म्यूजिक एंजॉय कर सकती थी। इनोवेटर वॉल्टर ब्रिटेन ने मजाक में बोला भी था कि मुझे ट्रांजिस्टर बना करके सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट है और वो ये कि इसका यूज रॉक एंड रोल में हो रहा है। तो इसी के साथ ये कहानी थी ट्रांजिस्टर के